नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है लेकिन उतना ही उलझा हुआ भी है। गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस। हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां किसी को अपने हक के पैसों के लिए सालों साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक लंबी थकाऊ लड़ाई। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने, रजनीश बनाम नेहा केस ने, इस पूरी तस्वीर को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। आज हम इसी फैसले की गहराई में उतरेंगे और इसे एक टाइमलाइन की तरह देखेंगे। मतलब अर्जी देने के पहले दिन से लेकर पैसा हाथ में आने तक का पूरा सफर अब कैसा दिखता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला सिर्फ एक केस के बारे में नहीं था। ये तो जैसे पूरे देश की अदालतों के लिए एक गाइड बुक बनाने जैसा था। देखिए, मेंटेनेंस का असली मकसद क्या है? ये एक तरह का सोशल जस्टिस है, एक सेफ्टी नेट है, ताकि जो लोग निर्भर हैं वो अचानक बेसहारा ना हो जाएं। सही बात है। हाँ। और इस फैसले से पहले सिस्टम की जो देरी थी, ना। वो ही अपने आप में एक सजा बन जाती थी। है। ये फैसला उस सजा को खत्म करने की एक बहुत ईमानदार कोशिश है। तो चलिए इस टाइमलाइन में पहला कदम उठाते हैं। मान लीजिए किसी को मेंटेनेंस के लिए दावा करना है, तो सबसे पहली उलझन तो यही है कि सामने कानूनों का एक जाल है। सीआरपीसी की धारा 125 है, हिंदू मैरिज एक्ट है, घरेलू हिंसा कानून भी है। एक आम इंसान कहाँ से शुरू करे? ये हमेशा से सबसे पहली और सबसे बड़ी उलझन रही है। और समस्या ये है कि ये सब कानून अलग अलग मकसद से बने हैं। अच्छा। हाँ, जैसे धारा 125 बहुत तेज है और किसी भी धर्म पर लागू होती है। उसका मकसद है तुरंत राहत। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ शादी से जुड़े मामलों को देखता है और घरेलू हिंसा कानून का दायरा तो और भी बड़ा है। और मैंने ये भी सुना है कि लोग अक्सर अलग अलग कानूनों के तहत केस कर देते थे, तो एक ही आदमी को कई अदालतों से ऑर्डर आ जाते थे। हाँ, और यही वो सबसे बड़ी समस्या थी जिसे कोर्ट सुलझाना चाहता था। आप सोचिए, एक ही मामले में अलग अलग अदालतें अलग अलग रकम तय कर रही हैं। पति को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे कुल कितना पैसा देना है। ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक बहुत ही सीधा और असरदार हल निकाला। उन्होंने कहा कि आप अभी भी अलग अलग कानूनों के तहत राहत मांग सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अब ये तहवारे है, मतलब कंपलसरी है कि आप अपनी अर्जी में साफ साफ बताएं कि क्या आपको किसी और केस में पहले से कोई मेंटेनेंस मिल रहा है या नहीं। अच्छा, मतलब पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। तो इसका फायदा क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि किसी को डबल पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसका सबसे बड़ा फायदा है। अब जो दूसरी अदालत है वो पहले वाले ऑर्डर को ध्यान में रखेगी। वो कुल रकम को एडजस्ट या सेट ऑफ कर सकती है। एक उदाहरण से समझाएंगी। हाँ, मान लीजिए एक अदालत ने 10,000 रुपए का आदेश दिया और दूसरी ने 15,000 का, तो पति को कुल 15,000 ही देने होंगे, 25,000 नहीं। समझ गया। तो जो भी ज्यादा रकम होगी वो देनी होगी। बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि आश्रित को सही रकम मिले, ना कि दूसरे पक्ष को सजा दी जाए। ठीक है, तो ये पहली उलझन तो सुलझ गई। लेकिन असली लड़ाई तो शायद इसके बाद शुरू होती है, जब पैसे की बात आती है और लोग अपनी असली कमाई छिपाने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस फैसले का, आप कह सकती हैं, दिल है। सालों से सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सही आमदनी का पता कैसे लगाया जाए। हाँ, लोग सैलरी स्लिप फर्जी दिखाते थे, बिजनेस में घाटा दिखा देते थे। इसी अपारदर्शिता को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया। वो क्या था? उन्होंने दोनों पक्षों के लिए अपनी संपत्ति और देनदारियों का एक विस्तृत हलफनामा, यानी एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, दाखिल करना अनिवार्य कर दिया। हलफनामा? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। इसमें सब कुछ शामिल है। आपकी आय, आपके खर्चे, आपकी प्रॉपर्टी, आपके निवेश, गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड के बिल, सब कुछ। वाह, ये तो पूरी फाइनेंशियल कुंडली मांग ली। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे सोच ये थी कि अब फैसले अटकलों और अंदाजों पर ना हो। सही बात है। जब दोनों पक्षों की पूरी आर्थिक तस्वीर जज के सामने होगी, तो फैसला तथ्यों पर होगा। इससे वो खेल ही खत्म हो जाता है जहां एक पक्ष कहता है मेरी तो कोई कमाई नहीं, और दूसरा कहता है ये तो लाखों कमाते हैं। लेकिन एक सवाल है, इतना विस्तृत हलफनामा देना खासकर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया है। पहली बात, उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। और दूसरी, जो सबसे जरूरी बात है, उन्होंने इसके लिए एक सख्त समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा? हाँ, जवाब देने वाले पक्ष को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय दिया गया है। सिर्फ 4 हफ्ते? और अगर कोई देरी करे तो?
अगर कोई बिना ठोस वजह केस में देरी करता है तो अदालत उसके बचाव के अधिकार को भी खत्म कर सकती है। ये तो बहुत सख्त नियम है। हाँ, लेकिन जरूरी भी है। और हाँ, जो लोग बहुत गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें इससे छूट भी दी गई है। तो एक संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, तो अब कोर्ट के पास दोनों पक्षों की सारी आर्थिक जानकारी है, लेकिन हम जानते हैं कि अंतिम फैसले में तो सालों लग सकते हैं। इस बीच क्या होगा, जिसे हम अंतरिम गुजारा भत्ता या इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, उसका क्या? वो भी तो सालों लटका रहता था। बिल्कुल। विडंबना यही थी कि अंतरिम यानी तत्काल राहत के लिए बनी प्रक्रिया खुद ही अंतहीन हो गई थी। हाँ, कई मामलों में तो 3-4 साल लग जाते थे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टॉप वॉच लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही दोनों पक्षों के हलफनामे पूरे हो जाए, फैमिली कोर्ट को 4 से 6 महीने के भीतर अंतरिम मेंटेनेंस पर फैसला सुनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। 4 से 6 महीने। बस, हाँ, ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन्हें तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत होती है। एकदम सही। ये उस सिद्धांत को मजबूत करता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है, खासकर तब जब किसी के रोजमर्रा के गुजारे का सवाल हो। तो अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं। कोर्ट के पास सारी जानकारी है, अब वो गुजारा भत्ते की रकम कैसे तय करते हैं? क्या इसका कोई तय फॉर्मूला है, जैसे कि पति की आय का 25% या 30%? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं हो सकता। हर केस अलग होता है। ये हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है। तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? कोर्ट कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देता है। पहला, दोनों पक्षों की हैसियत और शादी के दौरान उनका जीवन स्तर कैसा था। दूसरा, पत्नी और बच्चों की वाजिब जरूरतें क्या हैं। इसमें स्कूल की फीस, घर का किराया, स्वार्थ का खर्चा, सब कुछ शामिल है। और कमाने वाले पक्ष की आय का क्या है, खासकर जब कोई ये दावा करे कि मेरी तो नौकरी चली गई या बिजनेस में घाटा हो गया। ये तो बहुत आम बहाना है। इस पर कोर्ट का रुख बहुत साफ है। उनका कहना है कि एक स्वस्थ और सक्षम पति से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमाएगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं कमा नहीं सकता। अगर वो कहता है कि वो नहीं कमा सकता, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है। कोर्ट सिर्फ उसकी बताई हुई आय को नहीं, बल्कि उसकी पोटेंशियल इनकम यानी कमाने की क्षमता को भी देखता है। और अगर पत्नी पढ़ी लिखी है या थोड़ी बहुत कमाई कर रही है, तो क्या तब उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। अदालत का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी के पास डिग्री है या वो कुछ कमा रही है, उसे गुजारा भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता। लक्ष्य सिर्फ गुजारा चलाना नहीं है, बल्कि उस जीवन स्तर को बनाए रखना है जिसकी वो शादी के दौरान आदी थी। अच्छा, तो अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए केस 5 साल तक चला, अंत में फैसला पत्नी के हक में आया, तो उसे गुजारा भत्ता उस दिन से मिलेगा जिस दिन फैसला आया, या उस दिन से जब उसने 5 साल पहले पहली बार अर्जी दी थी? ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर पूरे देश की अदालतों में कोई एक राय नहीं थी। कुछ अदालतें अर्जी की तारीख से भत्ता देती थीं, कुछ फैसले की तारीख से, और ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर भत्ता फैसले की तारीख से मिलना है तो दूसरे पक्ष के लिए तो केस को लंबा खींचने में ही फायदा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। वो जितना लंबा खींचेगा उतने समय तक उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यही होता था। ये मुकदमेबाजी को लंबा खींचने की एक रणनीति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रणनीति को जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने एक समान और स्पष्ट नियम बनाया। सभी मामलों में गुजारा भत्ता अर्जी दाखिल करने की तारीख से दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक दार्शनिक बदलाव है। कोर्ट एक तरह से ये कह रहा है कि हमारी अदालतों में जो देरी हो रही है वो आवेदक की गलती नहीं है, इसलिए उसका खामियाजा आप क्यों भुगतें? एकदम, ये सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा कदम है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि जब किसी को न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, तो उसे उस पूरे समय के लिए राहत मिलनी चाहिए। और इससे तो उसे एक मुश्त बड़ी रकम भी मिल जाएगी। हाँ, जिसे एरियर्स कहते हैं। इससे वो मुकदमे के दौरान हुए खर्चे या लिए गए कर्ज को चुका सकता है। ये असली न्याय है। ठीक है, तो अब हम इस टाइमलाइन के अंतिम और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर आते हैं। फैसला हो गया, रकम तय हो गई, तारीख भी तय हो गई, लेकिन अगर पैसा फिर भी नहीं दिया जा रहा है, तब क्या? एक कागजी आदेश का क्या फायदा अगर वो लागू ही ना हो पाए? ये हकीकत में सबसे बड़ी चुनौती है। आदेश मिल जाता है पर पैसा नहीं मिलता।
फैसले में इस बात को माना गया है कि आदेशों को लागू करवाना यानी एनफोर्समेंट सबसे मुश्किल काम है। इसलिए कोर्ट ने इसे मजबूत बनाने के लिए मौजूदा कानूनी हथियारों को और धार दी है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस के आदेश को 2 तरीकों से लागू किया जा सकता है। वो 2 तरीके कौन से? पहला, इसे एक सिविल डिक्री की तरह लागू किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में इसका मतलब है कि अदालत उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने यानी अटैच करने और उसे बेचकर पैसा वसूलने का आदेश दे सकती है। मतलब उसकी कार, घर या बैंक अकाउंट अटैच हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत है। इसमें भुगतान न करने पर हर महीने की चूक के लिए 1 महीने तक की जेल हो सकती है। तो आवेदक के पास दोनों रास्ते खुले। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आवेदक अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकता है। इससे उसे बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है। ये सिर्फ एक कागजी आदेश नहीं रहता, इसके पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी होती है। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा मामले में गुजारा भत्ते के लिए एक पूरी की पूरी गाइड बुक तैयार कर दी है। उलझन को सुलझाया, पारदर्शिता के लिए हलफनामा अनिवार्य किया, देरी को रोकने के लिए समय सीमा तय की और आदेश को लागू करने के लिए मजबूत हथियार दिए। एकदम सही। अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो इस फैसले ने प्रक्रिया को न्याय के रास्ते का रोड़ा बनने से रोका है। पूरा जोर इस बात पर है कि आश्रितों को बेसहारा होने से बचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी लड़ाइयां अंतहीन न बने, बल्कि समय पर राहत देने का जरिया बने। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नियमों में बदलाव नहीं किया, बल्कि एक सोच में बदलाव लाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रक्रिया और समय सीमा पर ध्यान देकर दिखाया है कि सामाजिक न्याय कैसे दिया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून के दूसरे क्षेत्रों में भी, जहां देरी और उलझनों से कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही दिशा निर्देश आधारित नजरिया क्या वो सभी के लिए तेज और निष्पक्ष न्याय का रास्ता खोल सकता है?